हम शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के सिद्धांत जो कि हम अलग अलग इकाइयों का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें हम चतुर्थ इकाई जिसका शीर्षक है एजुकेशनल लीडरशिप अर्थात शैक्षिक नेतृत्व, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और मूलतः जैसा कि हम विचार करते हैं कि किस प्रकार से एक इकाई को पढ़कर हम अलग अलग योग्यताओं का विकास करेंगे, तो इसमें आपको यह समझना है कि एक प्रशासन की इकाई के तहत यदि आपको नेतृत्व करने का मौका किसी संगठन में मिलता है या आप संगठन के मुखिया बनते हैं, तो उस समय आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आपको नेतृत्व किस प्रकार से करना चाहिए और नेतृत्व के कौन कौन से गुणों को आपको आत्मसात करना चाहिए। और साथ में यह भी कह सकते हैं कि किस प्रकार के गुणों को देखते हुए, किस प्रकार के गुणों का ऑब्जर्वेशन करते हुए आपको एक नेता के रूप में चुना जा सकता है। क्या वे गुण आपके अंदर विद्यमान है या नहीं, इसके बारे में भी कुछ बातें हम इसके अंदर करेंगे। इसमें मुख्यतः हम जो आप स्लाइड पर अलग अलग पॉइंट्स देख रहे हैं उसमें विचार करेंगे कि नेतृत्व जो है उसके पारंपरिक एवं आधुनिक सिद्धांत क्या है, संप्रत्यय कौन कौन से दिए गए हैं और एजुकेशनल लीडरशिप किस प्रकार से होती है या शिक्षा में नेतृत्व की क्या आवश्यकता है। उस शैक्षिक नेतृत्व के माध्यम से शिक्षा से जुड़ी हुई जो विभिन्न संस्थाएं हैं, चाहे वह शिक्षा प्रशासन हो, शिक्षा मंत्रालय हो, विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, उनका संचालन हम किस प्रकार से नेतृत्व देते हुए कर सकते हैं। इसके साथ ही देख रहे हैं आप टाइप्स ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व के कौन कौन से प्रकार हैं, उसके बारे में हम इस इकाई में पढ़ेंगे। स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व की कौन सी शैलियां हैं और किस स्टाइल को अपनाकर हम परिस्थिति जन्य अलग अलग दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग अपना नेतृत्व किसी संस्थान को प्रदान कर सकते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। साथ में ही हम पढ़ेंगे नेतृत्व के कुछ ऐसे प्रतिमानों के बारे में जो अलग अलग प्रबंध शास्त्रियों के द्वारा या शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा प्रदान किए गए, और उन प्रतिमानों के अनुसरण से हम नेतृत्व को किस प्रकार से इफेक्टिव बना सकते हैं, प्रोडक्टिव बना सकते हैं और एक निश्चित दिशा प्रदान करते हुए अपने संगठन के गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो समराइज यदि हम करें तो ऐसा कहा जा सकता है कि नेतृत्व किसी भी इकाई में, चाहे वह संगठन औद्योगिक हो या शैक्षिक हो, एक प्रमुख भूमिका के रूप में होता है, एक चालक बल होता है जो पूरे संगठन को गति प्रदान करता है। और जिस प्रकार का नेता संगठन में पाया जाता है उसी प्रकार का संगठन गतिमान होता है। यदि नेता के अंदर अच्छे गुण विद्यमान है, वह प्रोडक्टिव है, क्रिएटिव है, तो वह संस्थान को नई ऊंचाइयां प्रदान करता है। और इसी प्रकार यदि वह आलसी है, काम से जी चुराता है और अपने पद के अकॉर्डिंग अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं करता है, तो वह संगठन को एक गर्त में भी ले जा सकता है। तो इस प्रकार से हम इस इकाई में अलग अलग प्रकार के नेतृत्व संबंधी विचारों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें नेतृत्व के शाब्दिक और पारिभाषिक जो पर्सपेक्टिव है उसकी तरफ गौर करना होगा। तो हम देखते हैं कि नेतृत्व जो है वो लीडरशिप अंग्रेजी का जो शब्द है उससे बना है, जिसका अर्थ है वह जो नेतृत्व प्रदान करे। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी संगठन में जो कर्मचारी अनौपचारिक या औपचारिक संगठन के तहत कार्य करते हैं वे एक समूह के रूप में अनुयायी होते हैं। नेतृत्व केवल एक व्यक्ति करता है या व्यक्तियों का एक समूह होता है जो विशिष्ट प्रकार के कार्यों का निर्वहन करता है, नीतियों का निर्धारण करता है, उसे ही हम नेतृत्व कह सकते हैं। तो एक व्यक्ति भी नेतृत्व करता है और उसके साथ में एक टीम मिलकर नेतृत्व का कार्य करती है, तो नेतृत्व एकल और सामूहिक भी हो सकता है। यदि हम बात करें संस्कृत शब्दावली की, तो संस्कृत के अंदर नेतृत्व जो शब्द है या नेता जो है वह बना है नियते यह अनेन, अर्थात जो दूसरों को आगे ले जाने की क्षमता रखे वही नेतृत्व है। कि कोई भी व्यक्ति यदि उसमें एक आइडियल कैरेक्टर होता है, वह एनर्जेटिक होता है और किसी प्रकार से अलग अलग सृजनात्मक कार्य करता है, तो उसकी उस कार्यशैली से पूरा का पूरा समूह प्रभावित होता है और उस प्रभाव के फलस्वरूप अनुयायी उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उस नेता से प्रभावित होते हैं और वह धीरे धीरे प्रेरणात्मक कार्य करते हुए उन अनुयायियों से किसी भी प्रकार से एनी हाउ अलग अलग प्रकार के कार्य करने में उन्हें सक्षम भी बनाता है, दिशा निर्देश प्रदान करता है
और नियंत्रण की भूमिका के रूप में अपना निर्देशात्मक व्यवहार भी वहां पर करता है। इस प्रकार एक उदाहरण से भी हम इस बात को समझ सकते हैं। जैसा कि आप देखें कि रेलगाड़ी में सबसे ज्यादा एनर्जी कहां है, वो है इंजन। इंजन वो है जिसके अंदर ऊर्जा है, सभी डिब्बों को आगे ले जाने की क्षमता है और वह अपने बल से वह पूरी की पूरी रेलगाड़ी को आगे खींचता है और समय पर रोकता भी है। तो इस तरह से एक नेता जो है वो पूरे संगठन में एक इंजन की भूमिका निभाता है और वह पूरे के पूरे डिब्बे जो उसके अनुयायी होते हैं, संगठन के अन्य सदस्य या समूह के अन्य सदस्य होते हैं, उन्हें एक दिशा में ले जाने का प्रयास करता है, समन्वित रूप से कार्य करवाने के लिए उनको बाध्य भी करता है, निर्देशन भी करता है और नियंत्रण भी करता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अनुयायी जो है वह भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, लेकिन अनुयायी वहां पर फेल हो जाएंगे कि जब उन्हें एक अच्छा नेतृत्व न मिले। जैसा कि हम जानते हैं कि ऊर्जा को यदि विध्वंसक कार्यों में लगा दिया जाए तो ऊर्जा एक बड़ा विनाश भी कर सकती है, लेकिन यदि उसे सकारात्मक कार्यों में एक अच्छी दिशा प्रदान कर दी जाए, यदि उसे अच्छा गाइडेंस कर दिया जाए, तो वही ऊर्जा, चाहे वो मानवीय ऊर्जा हो या भौतिक संसाधनों की ऊर्जा हो, वह एक सकारात्मक परिणाम ला सकती है। तो शक्तियां दोनों में निहित है, नेता में भी निहित है क्योंकि वो निर्णय करने की क्षमता रखता है, और पूरे समूह में एक व्यक्ति तो एटलीस्ट ऐसा होता ही है जिसे अंत में हम कहते हैं कि नेतृत्व या नेता जो कह देगा वही फाइनलाइज माना जाएगा। तो वह निर्णय करने की क्षमता जिसमें है, वह डिसीजन मेकिंग का जो पावर जिसमें है, वह वास्तव में नेता है। और अनुयायी जो फॉलोवर्स होते हैं, आज्ञा पालक होते हैं और किसी दिशा निर्देश के अनुसार आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से नेता और अनुयायी से मिलकर हमारा संगठन निर्मित होता है और परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हुए वह नेतृत्व को गति प्रदान करते हैं। इसी प्रकार यदि हम बात करें कि नेता दोनों ही प्रकार का हो सकता है, वह रचनात्मक भी हो सकता है, जन विरोधी भी हो सकता है। यदि हम प्रशासनिक तौर पर देखें कि एजुकेशनल पर्सपेक्टिव में यदि ऐसी पॉलिसीज आती हैं जो विद्यार्थियों को, अभिभावकों को एवं अध्यापकों को कहीं न कहीं कमीपूर्ण लगती है या खामीप्रद लगती है, तो उसका विरोध होता है और उसके अकॉर्डिंग उन नीतियों में बदलाव भी करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से रचनात्मक कार्य करने वाला नेता भी और जन विरोधी कार्य करने वाला नेता भी अलग अलग तरीकों से अपने कार्यों से संगठन को उचित गति प्रदान करता है या उसे नकारात्मक दृष्टिकोण में ले जाता है। यदि हम आगे बढ़े परिभाषिक तौर पर, तो जॉर्ज आर टेरी की परिभाषा विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है, जिसमें उन्होंने एक योग्यता के रूप में नेतृत्व को परिभाषित किया और यह बताया कि व्यक्तियों को प्रभावित करने की जो योग्यता है उसे हम नेतृत्व कहते हैं, और जो पारस्परिक उद्देश्यों के लिए स्वैच्छिक प्रयत्न हेतु किसी को प्रभावित करता है। अर्थात यदि हमारे उद्देश्य एक है, यदि हमारा सामूहिक मंतव्य एक है, हमारी विचारधारा एक है, तभी हम साथ साथ चलकर किसी कार्य को अंजाम दे सकते हैं। तो उस तरह से पारस्परिक उद्देश्य और अपने स्वैच्छिक प्रयत्न, अर्थात आप में इस प्रकार की एक ऊर्जा भर दे कि आप संगठन के विकास के लिए अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी आप तैयार हो जाएं। अपने प्रेरणास्पद व्यक्तित्व से या आदर्श चरित्र से वो आपको भी अपने जैसा बना दे, तो वही वास्तव में नेता या नेतृत्व कहला सकता है। दूसरी परिभाषा में यदि हम बात करें हॉज और जॉनसन की, तो उन्होंने ऐसा बताया कि किसी संगठन में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही परिस्थितियां हो सकती है। तो उन परिस्थितियों में अन्य व्यक्तियों को जो व्यवहार करना है, उनकी क्या एटीट्यूड्स होंगे, अभिवृत्तियां होंगी, उनको एक निश्चित रूप प्रदान करना, एक फॉर्मेट में ढालना, या जो हमारा एक क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग डेवलप करना। जैसा मान लीजिए कि यदि कोई शैक्षिक संगठन प्रमुख रूप से वैल्यू ओरिएंटेड है, तो उन मूल्यों को किस प्रकार विद्यार्थियों तक पहुंचाना है, अपने संगठन में एक दूसरे के साथ में शेयर करना है और उन नीतियों को अलाउ करना है जो उन मूल्यों को बढ़ाने में योगदान कर सके। तो एक प्रकार से संगठन के जो निश्चित उद्देश्य होते हैं उसके अकॉर्डिंग जब वो अपने अधिकारियों को या कर्मचारियों को या अलग अलग प्रकार की जो इकाइयां संगठन में पाई जाती हैं वैसा बना देता है, तो हम उसे नेतृत्व कह सकते हैं। और यदि हम बात करें विशेष प्रकार के गुणों की, तो हम कह सकते हैं कि नेतृत्व अपने आप में नियंत्रण करने की प्रक्रिया भी है और साथ में निर्देशन करने की प्रक्रिया भी है, क्योंकि जैसा डायरेक्टिंग होती है
उसी के अकॉर्डिंग कर्मचारी को यह भाव आता है कि मुझे कौन सा कार्य कितनी मात्रा में करना है और कौन सा कार्य मेरे लिए ज्यादा उपयोगी या अनुपयोगी हो सकता है। इसी प्रकार क्रैच जो है उन्होंने नेतृत्व के लिए कुछ शर्त रख दी और ये बताया कि नेतृत्व वही है जो दूसरों को प्रभावित कर सके। अब चूंकि एक व्यक्ति को यदि दूसरे समूह को या एक बड़े समूह को प्रभावित करना है तो उसे अपना सुधार स्वयं के लिए सबसे पहले करना होगा। निज पर शासन फिर अनुशासन, इस बात को यदि हम समझें तो नेता में यदि आदर्श चरित्र है, उसका व्यक्तित्व यदि प्रभावी है, तभी वह समूह के लोगों को प्रभावित कर सकता है। दूसरी बात उन्होंने रखी कि नेतृत्व निर्धारित होता है अंतर्व्यक्तिक क्रिया प्रतिक्रिया से, अर्थात संगठन में अलग अलग प्रकार के जो व्यक्ति पाए जाते हैं उनके बीच में जो अलग अलग प्रतिक्रियाएं चलती हैं, किसी भी विचार के प्रति, किसी भी संगठनात्मक उद्देश्य के प्रति या किसी नीति के प्रति वो विरोध जताते हैं, औसत भाव रखते हैं या उसको कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। ऐसी मनोभावना और एक दूसरे को जो वॉक टॉक करते हैं, वो एक दूसरे के साथ में विचार विमर्श करते हैं, उससे बड़ा प्रभाव पड़ता है संगठन के कार्यों पर। तो ये दो शर्तें क्रैच ने बताई कि दूसरों को प्रभावित करने वाला ही नेतृत्व हो सकता है और अंतर्व्यक्तिक क्रिया प्रतिक्रिया वहां होना आवश्यक है, तभी हम किसी प्रकार की नेतृत्व संबंधी क्रिया को अंजाम दे सकते हैं। तो बात करें कि नेतृत्व है क्या, तो हमें कुछ बातें समझ में आती है जो हमने परिभाषिक तौर पर अलग अलग उदाहरणों से अभी हमने समझा। तो नेतृत्व एक योग्यता भी है, एफिशिएंसी है, हमारा गुण है। नेतृत्व संबंधों की स्थापना भी है जो कि आपके औपचारिक और अनौपचारिक संगठनों को परस्पर कोरिलेट करता है, आपके शैक्षिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ को परस्पर कोरिलेट करता है। तो संबंधों की स्थापना भी है, साथ में फंक्शनल एक्टिविटीज भी है, ये कार्यात्मक क्रिया है अपने आप में कि कार्यों से संबंधित अलग अलग क्रियाओं को करने की एक प्रकार की शक्ति है, वो नेतृत्व है। परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया भी नेतृत्व है जो कि निर्धारित करती है कि आपका संगठन किस दिशा में जाता है, किस प्रकार से आप संगठन के उद्देश्यों का भाव रखते हैं या अपना विचार रखते हैं। तो ये इंटरेक्शन भी है अपने आप में। और अगले रूप में नेतृत्व एक परिस्थिति भी है कि जैसा नेतृत्व होता है उस प्रकार की परिस्थिति पूरे संगठन को लोअर टू हायर अप्रोच तक प्रभावित करती है। और एक कथन बहुत विशेष रूप से हम जान सकते हैं, इसके बारे में आगे वो आएगा तो मैं आपको उस पर और ज्यादा डिस्क्राइब करूंगा कि नेता जिस प्रकार के व्यक्तित्व का धनी होता है उस व्यक्तित्व से ही वह पूरे संगठन को, चाहे वो कितना भी बड़ा समूह हो, वैसा बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका प्रिंसिपल समय का पाबंद है और समय पर आने के लिए वह तत्पर है, या मान लीजिए कि आपका प्रिंसिपल विद्यार्थियों में तकनीकी योग्यता का विकास करना चाहता है, तो वो अनिवार्य रूप से अपना कार्य करने के लिए, अपनी नीति को निर्धारित करने के लिए विद्यार्थियों के लिए एनवायरनमेंट बनाता है, उस प्रकार के संसाधनों की व्यवस्था करता है और किसी भी प्रकार से वह कर्मचारियों से कार्य करवाते हुए अपने उद्देश्यों की प्राप्ति अवश्य ही कर लेता है। अर्थात नेतृत्व जो चाहता है, नेतृत्व जैसा संगठन को बनाना चाहता है, वैसा वह संगठन को बना सकता है, बशर्ते इसकी शुरुआत वो खुद से करे। यदि हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की कि विशेषताएं नेतृत्व में क्या क्या पाई जानी चाहिए जिसे हम नेतृत्व कह सकते हैं, तो सबसे पहला आप कर्सर पे ध्यान देते रहेंगे, जो पॉइंट्स मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं, सिमिलर गोल्स, समान उद्देश्य होने चाहिए। अर्थात यदि आप राजनीतिक संगठन को देखें, शैक्षिक संगठन को देखें, तो राजनीतिक संगठन में फॉर एग्जांपल कांग्रेस की यदि पार्टी को ज्वाइन करना है तो आपको कांग्रेस की नीतियों से समर्थन होना चाहिए, उन उद्देश्यों के साथ में आपकी सहमति होनी चाहिए। और जब समान उद्देश्य सभी सदस्यों के होंगे तभी वह एक समूह में कार्य कर पाएंगे। अलग अलग मत मतांतर वाले लोगों को एक समूह में बांधना अति कठिन है। तो इस प्रकार से नेतृत्व की विशेषता होनी चाहिए कि इस नेतृत्व से जुड़े और उसके अंतर्गत कार्य करने वाले सभी लोगों के समान उद्देश्य होने चाहिए, समान लक्ष्य होने चाहिए, उनका मत लगभग एक जैसा होना चाहिए, तभी वे नेतृत्व के अंतर्गत कार्य कर सकते हैं। दूसरी बात आती है फॉलोवर्स की, कि नेतृत्व तब तक शक्तिशाली नहीं बन सकता जब तक कि फॉलोवर उसको फॉलो ना करें या उसके कहे अनुसार अपनी क्रियाओं का संचालन न करे। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि नेता केवल अपनी मर्जी को या अपने विचारों को एक संगठन पर थोप देता है और उसी के अनुसार संगठन चलता रहता है। इसमें हमें यह समझना है कि उसे बड़ा टेक्निकली
डिप्लोमेटिकली सोचना पड़ता है कि मैं किस प्रकार से अनुयायियों से कार्य करवा सकता हूं, अपने अनुयायियों को मैं किस प्रकार अपने मूल्यों से, अपनी सोच विचार से प्रभावित कर सकता हूं, इसके लिए उसे निरंतर कार्य करते रहना पड़ता है। तभी वे अनुयायी उस नेतृत्व को सपोर्ट करते हैं। अन्यथा आप अलग अलग परिदृश्यों में देखते हैं कि पूरा संगठन इस वजह से बिखर जाता है, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो या शैक्षिक संगठन हो, कि वहां पर जब विरोध के स्वर उभर जाते हैं तो किस प्रकार से अनुयायियों को एक सूत्र में बांधना है, उन अनुयायियों को साथ लेकर चलना है, यह विशेषता में जाननी है। तीसरे नंबर पर आप देखें, डिवोशन ऑफ लीडर एंड फॉलोवर्स फॉर गोल्स, कि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आपका पूर्ण समर्पण उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम आरएसएस की बात करते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, तो उन सभी विचारधाराओं को इंप्लीमेंट करने के लिए, देश में प्रचारित करने के लिए सभी सदस्य अपना पूर्ण योगदान देते हैं। चाहे वह शारीरिक व्यायाम के लिए जो अलग अलग प्रकार की शाखाएं चलाई जाती हैं, या विभिन्न प्रकार के मूल्य स्थापना के कार्यक्रम किए जाते हैं, जयंती पर्व इत्यादि, वो सभी लगभग अनुयायी और सभी नेतृत्व के जो लोग हैं उसके प्रति समर्पित होते हैं। तभी हम किसी कार्य को पूर्ण समर्पण के भाव से ही सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव रिलेशनशिप, यानी कि यदि हम माने कि कार्यकारी संबंध वहां पर पाए जाते हैं, अर्थात आपका वहां पर कोई पर्सनल संबंध नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है, वहां पर कोई आपका भाई भतीजा मामा भांजा नहीं है, फिर भी आप कार्यों के साथ में जुड़कर एक दूसरे को सहयोग प्रदान कर रहे हैं, संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, तो उस प्रकार से नेतृत्व में जो संबंध पाए जाते हैं वे कार्यकारी होने चाहिए। कार्य के लिए हम समर्पित हों, कार्य के आदेशों के अनुसार हम कार्य करें, तो उस प्रकार से हमारे जो संबंध बनते हैं वो एग्जीक्यूटिव रिलेशनशिप कहलाते हैं। डायनेमिक प्रोसेस एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें निरंतर नवाचार होते हैं। वह रुका हुआ पानी नहीं है, बहता हुआ पानी है, जिसमें लगातार नित नए परिवर्तन आते हैं और अलग अलग नीतियों के माध्यम से वह गतिशीलता नेतृत्व में पाई जाती है। नेतृत्व किसी एक विचारधारा को लेकर कभी भी सफल नहीं हो सकता, अर्थात उसे परिस्थितिजन्य व्यवहार करना होता है और किसी एक सिद्धांत को अलग परिस्थिति में अलग रूप से लागू करने की जो योग्यता है तो वह उसकी गतिशीलता को बढ़ाती है। आइडियल बिहेवियर, जो कि मैंने आपको बताया कि नेता तभी अनुयायियों को प्रभावित कर सकता है जब वह पूर्ण रूप से संतुलित होता है। जो जो एक्सपेक्टेशंस आप अपने नेता से करते हैं, यदि वो फुलफिलमेंट उस व्यक्ति में होता हुआ आप पाते हैं, तभी आप मन से उसे नेता स्वीकार करते हैं। चाहे वह आदर्श चरित्र की बात हो, जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक नेतृत्व के होने चाहिए उनके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो वह आदर्श चरित्र एक प्रकार का हो तो वही नेतृत्व कहला सकता है। तो आगे हम बढ़ते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं एजुकेशनल लीडरशिप के जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक हैं, विशेषताएं हैं, उनमें सबसे पहली बात यदि हम करें कि नेतृत्व में कौन सी चीज, कौन से गुण, किस प्रकार की विशेषताएं हो तभी वह नेतृत्व कहा जा सकता है। तो सबसे पहली बात है इफेक्टिव पर्सनैलिटी, कि किसी भी पद पर यदि कोई नेता के रूप में बैठता है तो उस पद के अकॉर्डिंग उसकी एबिलिटी होनी चाहिए, उसका बाह्य जो व्यक्तित्व है वह सबसे पहले देखा जाता है। जैसा कि यदि किसी संस्थान में आप प्रविष्ट होते हैं तो वहां पर एक पद के रूप में रिसेप्शनिस्ट बैठा है, तो उसके अंदर कम्युनिकेटिव पावर होना चाहिए, वो अच्छे प्रकार से एक्सप्लेन करने वाला होना चाहिए, मितभाषी होना चाहिए। इन गुणों के आधार पर ही आप एज्यूम करेंगे कि संस्थान में क्या पाया जा रहा है। उससे आगे बढ़े, आप प्रधानाचार्य की बात करें जो मुख्य वहां पर नेतृत्व करता है, तो वह एज ए एकेडमिक, उसका चेहरा मोहरा, उसकी जो कद काठी, उसका जो रहन सहन, उसकी जो स्टाइल है, वो अकॉर्डिंग टू स्टेटस है या नहीं है। कोई ऐसा प्रिंसिपल जो पद प्राचार्य का लेकर बैठा है, मैले कुचैले कपड़े पहनकर बैठा है और बात करने का अगर उसे ढंग नहीं है, किस प्रकार से लोगों से पब्लिक रिलेशन मेंटेन किए जाते हैं, उस प्रकार की यदि उसमें योग्यता नहीं है, तो बाह्य चरित्र में न्यूनता होने की वजह से वह दूसरे लोगों के द्वारा अंडर एस्टिमेट कर लिया जाएगा और वह नेता के रूप में स्वीकार्य नहीं होगा। तो इस तरह से हमारी पर्सनैलिटी या जो व्यक्तित्व है वो हमारे रोल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। चाहे आप लेक्चरर हैं, चाहे आप क्लर्क हैं, चाहे आप फोर्थ क्लास हैं, चाहे किसी भी योग्यता में आप जाएं, तो यह गुण जो है वो विशेषकर नेतृत्व के लिए बहुत जरूरी है। बाह्य व्यक्तित्व उसका प्रभावशाली होना चाहिए। अगले में आइडियल कैरेक्टर, जिसके बारे में आपको बात कर चुका हूं, जिसमें चरित्र के सभी गुण, चाहे वो समय पाबंदी हो, अनुशासन की बात हो, लोगों से अच्छा व्यवहार रखने की बात हो, तो उस प्रकार का जो चरित्र है,
सामाजिक रूप से वह सक्रिय हो, ऐसे कई गुण जो चरित्र में समाविष्ट किए जा सकते हैं। तो उसका कोई भी चरित्र, उसका जो चारित्रिक गुण है वह आइडियल होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए, उसमें कहीं समझौता नहीं हो सकता है, उसमें कहीं पर भी नेगोशिएशन नहीं हो सकता है, क्योंकि नेता से हर अनुयायी की अपेक्षा होती है कि यह नेता है, इसे ऐसा होना चाहिए। तो इस कंडीशन को फॉलो करने के लिए हमें आदर्श चरित्र को अपनाना होगा। अगले रूप में यदि हम बात करें प्रोफेशनल एंड एकेडमिक नॉलेज की, तो दो प्रकार की जो बातें आप यहां देख रहे हैं, प्रोफेशनल अर्थात व्यावसायिक गुण उसके अंदर हो, और साथ में उसका अध्ययन और अध्यापन इस प्रकार का हो, जैसे यदि आप टीचर के रूप में बात करें, प्रिंसिपल के रूप में बात करें, तो प्रिंसिपल को एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर उसे क्या करना है वो उसका व्यावसायिक गुण है, क्योंकि वह उस रोल में वहां पर फिट हो रहा है। और साथ में उसे कितना बुक्स को पढ़ना है, रिसर्च पेपर को लिखना है, या किस प्रकार से उसको अलग अलग गतिविधियों में सम्मिलित होकर अपने एकेडमिक नॉलेज को लोगों के सामने प्रस्तुत करना है, तो वह उसके अध्ययन अध्यापन से जुड़ा है, शैक्षणिक प्रकार का ज्ञान है, और वह उसका व्यावसायिक ज्ञान है, अर्थात अपने पेशे से जुड़ा हुआ जो नॉलेज है, चाहे वो किसी भी रोल या स्टेटस से रिलेटेड हो, वो आपके पास में होना चाहिए। व्यावसायिक तौर पर आप उतने ही निपुण हो जितने कि आप अध्ययन अध्यापन के तौर पर निपुण होते हैं। जैसा हम इस बात को बहुत इजीली समझ सकते हैं कि यदि आप लेक्चरर होते हैं, बाद में एसोसिएट प्रोफेसर बन जाते हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में कभी न कभी आपको नेतृत्व गुण प्रदान किया जाता है। यदि आप अच्छे टीचर हैं तो आपका एकेडमिक नॉलेज तो बहुत साउंड है, अच्छी क्लास आप लेते हैं, अच्छा लेक्चर आप देते हैं, इंप्रेसिव बोलते हैं, लेकिन यदि उस जिम्मेदारी में आप फिट नहीं बैठते हैं, जो आपका प्रोफेशनल एटीट्यूड है, तो वहां पर आप सफल नहीं कहला सकते हैं। इस प्रकार से ये दोनों योग्यताएं अपने अंदर होनी चाहिए। अगले रूप में टॉलरेंस एंड एडजस्टमेंट, ये बहुत बड़ी योग्यता है, क्योंकि नेतृत्व करने वाले को बहुत से लोगों के उलाने सुनने होते हैं, बहुत से लोगों का विरोध सुनना होता है, और बहुत से लोग उसे अलग अलग प्रकार के मतों से, अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रियाओं से परेशान कर सकते हैं। तो आपके अंदर ये गुण अत्यंत आवश्यक है कि आप टॉलरेंस करने वाले हों, सहिष्णु हो, हर परिस्थिति में समान बने रहे, तो ऐसा गुण आपके अंदर बहुत आवश्यक है। और साथ में आप परिस्थितियों में समायोजित हो, क्योंकि नेतृत्व पूरे समूह को संभालने की अभिव्यक्ति है। यह घर में जिस प्रकार हम एक व्यक्ति से व्यवहार करते हैं, वैसा व्यवहार हमें वहां नहीं करना है। कारण यह है क्योंकि हम घर में एक लिमिटेड एरिया में होते हैं, वहां पर हम जैसा चाहे, जिस प्रकार चाहे उसमें स्वतंत्र होते हैं, लेकिन सामूहिक व्यवहार के रूप में हमारे अंदर अलग अलग परिस्थितियों में समायोजित होने की और सहिष्णुता पूर्वक हर व्यक्ति के साथ में अच्छा व्यवहार करने की योग्यताएं होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लान, संस्थागत योजना के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, किस प्रकार वो संस्थागत योजना बनाई जाती है, आने वाले वर्षों के लिए आप संस्थान के लिए किस प्रकार एक मैप बना रहे हैं, द्विवर्षीय, त्रिवर्षीय या पंचवर्षीय, वार्षिक, अनेक प्रकार की संस्थागत योजनाओं में आपको कैसे प्लानिंग करना है, अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग कैसे आगे बढ़ना है, इस बात के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब हमारी प्लानिंग अच्छी होती है तो हमारा 50% सफलता निश्चित होना पहले से तय हो जाता है, और बाद में एग्जीक्यूशन बचता है। तो इसलिए आपको योजना बनाने का पूरा ज्ञान होना चाहिए। एक्सपर्टनेस इन ह्यूमन रिलेशनशिप, चूंकि व्यवहार हमारा मानवों के साथ में सामूहिक व्यवहार करना है, तो उस प्रकार से हम व्यक्ति से अपने स्टाफ की, संकाय सदस्यों की या गैर शैक्षणिक स्टाफ, उसकी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके अलग अलग प्रकार के व्यूज होते हैं, उनको आपको कैसे मेंटेन करना है, उनको कैसे समझाना है, उनको किस प्रकार से अपने उद्देश्य के अनुरूप ढालना है, इस बात के बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करें एबिलिटी ऑफ स्पीच एंड राइटिंग। यदि नेतृत्व आप किसी संस्थान में करते हैं तो आप में लेखन और भाषण की दक्षता का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना किसी भी व्यक्ति की कम्युनिकेटिव स्किल अच्छी होती है, वह किसी भी रूप में लोगों तक अपनी बात को तरीके से संप्रेषित या डेमोन्स्ट्रेट करता है, तो उतना ही वो प्रभावी माना जाता है। तो जितना आप लेखन दक्षता को बढ़ाते हैं, उतना ही आपकी वोकल जो कैपेसिटी है या आपका जो शब्द भंडार है, स्पीच की जो क्वालिटी है, वो बढ़ती जाती है। तो दोनों रूप में आपको अध्ययन की, साथ में लिखने की, और नेता जो कि प्रभावित करता है, इसलिए समय समय पर उसे अनेक बातें कहनी पड़ती हैं, भाषण इत्यादि देने होते हैं, समूह के अंदर वो प्रभाव छोड़ता है। तो इन सभी योग्यताओं का आपके अंदर होना अति आवश्यक है। एबिलिटी ऑफ इनिशिएशन, कि स्वोपक्रम करने के लिए किसी व्यक्ति को अपने स्तर पे कार्य करने के लिए आगे बढ़ाना है, तो उसमें आपको समझना होगा
कि आप में वो सामर्थ्य होनी चाहिए कि आप विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे आगे बढ़कर नया कार्य कर सकते हैं, नवाचार संगठन में कैसे कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी कार्य आप पहली बार करेंगे तो आपको बहुत से विरोध झेलने होंगे, लेकिन स्वोपक्रम करने की योग्यता यदि आप में आ जाती है तो आप सृजनात्मक कार्यों में पहल कर सकते हैं। तो पहल करने की, नए नए कार्य करने की योग्यता आप में होती है, तभी आप अच्छे लीडरशिप क्वालिटी वाले माने जाते हैं। इसी प्रकार से यदि आगे बात करें सेल्फ कॉन्फिडेंस और कोऑपरेशन की, आत्मविश्वास जब तक आपको नहीं होगा तो किसी भी प्रकार की नीति का निर्धारण करते समय, प्लान करते समय आप अंदर से डरेंगे कि किस प्रकार ये कार्य करूं, इसमें कहीं हानि तो नहीं हो जाएगी, इसमें कहीं मुझे विरोध तो नहीं झेलना पड़ेगा। तो ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां जो है उसे मिटाने के लिए आपको अपने कार्यों के प्रति विश्वास होना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं या जिस प्रकार से भी परिस्थिति जन्य आप करने जा रहे हैं उसे आप पूरी तरह सही करेंगे, यह आत्मविश्वास आप में होना चाहिए। और साथ में आपको एक दूसरे को साथ लेकर चलने की योग्यता होनी चाहिए। कई बार होता है मतांतर होते हैं, अनेक मानवीय प्रतिक्रियाएं होती है, तो उसके अनुसार हमें इतना निर्णय बदलना भी पड़ता है, कहीं पर हमें झुकना भी पड़ता है, टॉलरेट करना पड़ता है। तो उस प्रकार का कोऑपरेशन, समन्वय बनाने की क्षमता वो आप में होनी चाहिए। विजन, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि आपकी कल्पनाएं साकार होती हैं तो वो इसी कारण होती है कि आप कल्पना करना जानते हैं, अलग अलग प्रकार की योजनाएं बनाना जानते हैं। और जो व्यक्ति अच्छे विजन या अच्छी कल्पना या अच्छी प्लानिंग के साथ चलता है तो उसका एजुकेशन उतना ही ज्यादा बढ़िया होता है। तो इस प्रकार से आपका दूरदर्शी दृष्टिकोण भी होना चाहिए और साथ में आपका एक दर्शन होना चाहिए किसी कार्य के प्रति। आप इवैल्यूएशन के तौर पर अच्छा और बुरा सोच सकते हैं। इस प्रकार के विजन की आप में अति आवश्यकता होती है एक नेतृत्व के रूप में। अगला इकोलॉजिकल नॉलेज, जो कि पूर्णतः मानवीय समुदाय से जुड़ा है। तो आपको यदि मनोविज्ञान का ज्ञान होगा, मनोविज्ञान की धारणाओं के बारे में, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में यदि आप पढ़ते हैं तो आप उतना ही पब्लिक रिलेशन को इफेक्टिवली मेंटेन कर पाते हैं। तो इसलिए आपको मनोविज्ञान के बारे में, व्यक्ति क्या सोचता है, क्या चिंतन करता है, कब वो विरोध करता है और कब उसे संतुष्टि करने के लिए आपको कौन सा कार्य करना है, इस बात को समझने के लिए आपको मनोवैज्ञानिक तौर पर पूरी तरह से अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तभी आप मानवीय समुदाय को एक साथ लेकर अच्छा निर्णय कर पाते हैं। डेमोक्रेटिक बिहेव, आपका लोकतांत्रिक बिहेवियर होना चाहिए। किसी व्यक्ति को ज्यादा पहल दी जा रही है, किसी को ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है, किसी को बिल्कुल छोड़ दिया जा रहा है, ऐसा न होकर अपने संस्थान में उपस्थित सभी सदस्यों को समान कार्य के अवसर प्रदान करें, समानता का व्यवहार करें, सभी के साथ में सामंजस्य पूर्ण अलग अलग प्रकार के व्यवहारों को अंजाम दें, तो आपका डेमोक्रेटिक बिहेव कहलाता है। सेंस ऑफ ह्यूमर, आप में संवेदनशीलता तो होनी चाहिए, साथ में आपको अलग अलग तरीके से वातावरण को हल्का बनाने की योग्यता भी होनी चाहिए। लोगों में संवेदनशीलता के तौर पर आप किस प्रकार से लोगों को टेंशन फ्री कर सकते हैं, उस प्रकार का सेंस ऑफ ह्यूमर आप में होना चाहिए। नेतृत्व ऐसा नहीं है जो लोगों पर केवल आदेशों की थोपारोपण करता है, बल्कि नेतृत्व वह है जो कर्मचारियों की समस्या को सुनता है और उसका समाधान कर रोते लोगों को भी हंसा देता है, तो वह नेतृत्व अच्छा माना जाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि एजुकेशनल लीडरशिप या किसी भी प्रकार के संगठन की लीडरशिप जो है उसके मुख्य विशेषताएं क्या क्या हो सकती है। किसी व्यक्ति को यदि नेतृत्व करना है तो उसमें कौन सी विशेषताओं का होना आवश्यक है जिसके आधार पर वो नेतृत्व सफलतापूर्वक कर सकता है। तो यदि आपने इस यूनिट को गौर से पढ़ा तो आपको ये सीखना होगा कि अच्छे नेतृत्वकर्ता के रूप में, एक नेता के रूप में आपको संगठन में किस प्रकार के गुणों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ना है, अपने सभी अनुयायियों को कौन सी विशेषताओं से प्रभावित करना है जिससे आप पूरे समूह में एक इफेक्टिव अपनी छाप छोड़ सकते हैं, एक अच्छे नेता के रूप में उभर सकते हैं, लोगों की पसंद बन सकते हैं। और जितना पसंद में वृद्धि होगी उतने ही अच्छे नेता आप संगठन में लंबे टाइम तक बने रह सकते हैं।